स्वागत है सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में बात करेंगे संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 6 की बात करने वाले हैं दोस्तों। और उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12th विषय राजनीतिक विज्ञान। दोस्तों मैंने राजनीतिक विज्ञान पर 5 मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं, वह आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। हर एक छोटे से कमज़ोर दोस्त, होशियार दोस्त और मध्यम वर्ग के 3 प्रकार के जो दोस्त हैं उन सभी को शेयर जरूर करें, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प मिलने से न जाने में 2022 में फेल होने वाला विद्यार्थी अगर इससे पास हो रहा है तो आप उनकी भलाई जरूर करें। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, अगर आप इतनी मेरी पूरी कर दो ना तो मैं अलग आपके 4 विषय और है, जैसे हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य और इतिहास और भूगोल, इन चारों की मॉडल पेपर संजीव डैश वर्क का हर एक मॉडल पेपर हल करवा दूंगा। अगर आप इतनी सी मेहनत मेरे लिए कर सकते हो तो जरूर करना दोस्तों। 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, अभी नॉर्मल बचे हैं, मात्र 200 सब्सक्राइब कम पड़ रहे हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक सेशन को शिद्दत से मेहनत करें। बोर्ड एग्जाम 100% होंगे, इससे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी रीजन बताया है। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है जो सीबीएसई की अगर निर्णय रद्द का लेगी तो आरबीएसई 100% निर्णय रद्द का लेगी। और सीबीएसई वर्तमान में कह रही है कि हम बोर्ड एग्जाम करवाएंगे, तो 101% जो आरबीएसई बोर्ड है वो आपका एग्जाम करवाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों का में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। पहला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को प्रकाशित नहीं करता है। पहला है, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना, बिल्कुल सही है। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, और इसका राइट आंसर है दोस्तों कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को प्रकाशित नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरा है हमारा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। और सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिखाइल गार्बोचेव। क्या है? मिखाइल गार्बोचेव है। और इस प्रश्न को आप क्या लगा लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट 100% लगा लेना कि सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया, तो वह है मिखाइल गार्बोचेव। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के 2 हिस्से हुए। किस प्रांत के हुए दोस्तों? कश्मीर के 2 हिस्से होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में हुए युद्ध के फलस्वरूप किस प्रांत के 2 हिस्से हुए? किसके हुए दोस्तों? कश्मीर के हुए। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। विश्व व्यापार संगठन जो निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है दोस्तों? किसका है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। दोस्तों नाम काफ़ी अलबेला है, हम मारवाड़ी में कहते हैं अलबेला है, तो इसको आपको याद रखना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर आ जाएगा तो आपको 1 नंबर दिलाएगा ये प्रश्न, इसलिए आपको पढ़ना भी जरूरी है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? किसका है दोस्तों? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, परमाणु अपसार संधि जिस सन में हुई थी वह है। परमाणु अपसार संधि किस सन में होती है दोस्तों? 1968 के अंदर होती है। परमाणु अपसार संधि कब होती है? 1968 में होती है। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ होता है दोस्तों? ब्राजील के अंदर होता है। कहाँ होता है? ब्राजील के अंदर होता है। 1992 का संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहाँ होता है? ब्राजील के अंदर होता है। नेक्स्ट हम सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों? किस नेता की रही थी दोस्तों? सरदार पटेल की रही थी। देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो सरदार पटेल की रही थी, ठीक है ना। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर महत्वपूर्ण लगा लेना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया दोस्तों? ये किया था दोस्तों सी राजगोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बोर्ड के अंदर छप सकता है। इसको भी आप अति महत्वपूर्ण लगाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 10वां प्रश्न है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब होती है। योजना आयोग की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1950 को होती है। कब होती है? 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। और मेरा आपसे ये सवाल है कि चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है। चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देवे। 12वां प्रश्न है निर्बल और अस्थिर शासन जिस दल प्रणाली का दोष है वह है। निर्बल और अस्थिर शासन जिस दल प्रणाली का दोष है वह कौन सा है दोस्तों? बहुदलीय जो प्रणाली है उससे निर्बल और अस्थिर शासन होता है, ये इनका दोष माना जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा दोस्तों कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वारसा संधि की स्थापना का सॉरी दोस्तों, पहला है इसका वारसा संधि की स्थापना कब का मुख्य कारण। दोस्तों यहाँ का है, क्या है दोस्तों? यहाँ कब नहीं है, यहाँ है का। वारसा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? नाटो के देशों का मुकाबला करना था। वारसा संधि की स्थापना का मुख्य कारण था नाटो के देशों से मुकाबला करना था। दूसरा है दोस्तों मिखाइल गार्बोचेव। मिखाइल गार्बोचेव ने 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की। दोस्तों इस जो मिखाइल गार्बोचेव है इन पर बोर्ड में एक प्रश्न 100% बनने वाला है, ध्यान से पढ़कर जाना, चाहे 1 नंबर का आए या फिर बड़ा प्रश्न आए, 100% आने वाला है। मिखाइल गार्बोचेव के संबंध में एक प्रश्न आने वाला है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा है दोस्तों? महासचिव का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा है? महासचिव का है। और मेरा आपसे दूसरा ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा आंसर जरूर देवे। चौथा है प्रश्न सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापना की त्रासदी का साल था। सन 1947 का साल अभूतपूर्व अहिंसा और विस्थापना की त्रासदी का साल था। पांचवा है हमारा दोस्तों भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का संगठन था। भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का संगठन था। और मेरा आपसे ये तीसरा सवाल है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब की गई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर देवे उत्तर। अब नेक्स्ट छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण देने का प्रस्ताव। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रस्ताव मंडल मुद्दे पर किया गया था। किस मुद्दे पर? मंडल मुद्दे पर किया गया था। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द तो एक पंक्ति में लिखिए, ठीक है ना। पहला है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब और कब से कब तक लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, यानी कब से कब तक हुआ? तो 1939 से लेकर के दोस्तों 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और इसके अलावा मेरा आपसे ये प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, इसका जो कालक्रम है हमें जरूर बताएं। दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे हैं आप एक कॉपी में लेकर साइड में लिख लेना और उसके उत्तर एक साथ कमेंट बॉक्स में दो, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ यार स्टूडेंट ने बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है और हर एक प्रश्न का जवाब दे रहा है। तब असली मेहनत का पता चलता है। जो मैं अलग अलग प्रश्न बना रहा हूँ न जाने एग्जाम के अंदर इनमें से ही छपेगा, बाहर से तो कुछ आने वाला नहीं है। ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि बाहर से आएंगे। बिल्कुल जितनी आपकी 200 पन्ना की या 300 पन्ने की आपकी बुक है उनमें से ही 23% बनने वाले हैं, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, इसलिए मेहनत करिए। आगे हमारा दूसरा प्रश्न है भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किया। भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किया दोस्तों? 1947 में किया। कब किया? 1947 में किया। उसके आगे तीसरा प्रश्न है पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखने वाले सोवियत संघ के नेता कौन थे।
पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखने वाले सोवियत संघ के नेता कौन थे दोस्तों? निकिता क्रुश्चेव थे। कौन थे दोस्तों? निकिता क्रुश्चेव थे। और ये भी इससे संबंधित, ये हाफ ईयरली के अंदर ये प्रश्न इससे संबंधित आ चुका है, तो आप मेहनत करिए और इनको भी अच्छा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न है दोस्तों, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आता है? समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आता है दोस्तों? 1917 में आता है। पांचवा है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर है जुलाई 1972 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। और ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको महत्वपूर्ण जरूर लगाइए, ठीक है ना। छठा प्रश्न है, देश के विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित दो राज्य को नाम लिखिए। देश का जब विभाजन होता है उनसे सर्वाधिक जो दो राज्य प्रभावित है उनका नाम बताना है। वह कौन कौन से दोस्तों? एक है पंजाब, दूसरा है बंगाल। पंजाब और बंगाल। सातवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से दो मॉडल थे? जब भारत जैसे ही स्वतंत्र होता है तब किसी देश को स्वतंत्रता के बाद विकास करना बेहद जरूरी है। उसके लिए उस समय दो मॉडल अपनाए गए थे। वे मॉडल कौन कौन से थे? एक था पूंजीवादी मॉडल, दूसरा था समाजवादी मॉडल। एक था पूंजीवादी मॉडल, दूसरा था समाजवादी मॉडल। अब हम आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे दोस्तों? पीसी महालनोबिस थे। कौन थे दोस्तों? पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस। ध्यान रखना। और आपसे मेरा ये पांचवा या चौथा सवाल है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था? इससे संबंधित एक प्रश्न बन सकता है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इस पर सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था दोस्तों? उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देवे। नवा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात विकास का कौन सा प्रतिमान अपनाया? भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात विकास का कौन सा प्रतिमान अपनाया? तो कौन सा अपनाया दोस्तों? नियोजित विकास प्रतिमान। नियोजित विकास का प्रतिमान भारत ने आज़ादी के बाद अपनाया था। 11वां प्रश्न है, हिंदुत्व तथा हिंदुत्वपन शब्द को किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था दोस्तों? हिंदुत्व और हिंदुत्वपन शब्दों को वी.डी. सावरकर ने गढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, भारत के दो राष्ट्रीय दलों के नाम बताने हैं। भारत के दो राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। ये इनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है एग्जाम के अंदर, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम 14 प्रश्न है, खंड बे है दोस्तों, शुरू हो गया है। हर एक प्रश्न इनमें 2 नंबर का आने वाला। कितना नंबर का आने वाला है? 2 नंबर का आने वाला है। शीत युद्ध में विचारधारा के स्तर पर क्या लड़ाई थी? शीत युद्ध में विचारधारा के स्तर पर क्या लड़ाई थी? तो इसका आंसर होगा, शीत युद्ध में विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है? अमेरिकी गुट जहां उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का पक्षधर था, वही सोवियत संघ गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि शीत युद्ध में विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूर्व विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है? अमेरिकी गुट जहां उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का पक्षधर था, वही सोवियत संघ गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। नेक्स्ट हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, अवरोध का तर्क किसे कहा जाता है? अवरोध का तर्क किसे कहा जाता है? अपरोध का तर्क किसे कहा जाता है दोस्तों? इसके अंदर ये अवरोध नहीं है। अवरोध का तर्क, अगर कोई देश शत्रु देश पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे, इसी को अपरोध का तर्क कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न काफ़ी अच्छा है। अपरोध का तर्क यानी अगर कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उससे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे, तो इसी को अपरोध का तर्क कहा जाता है। 6वां प्रश्न है, युगोस्लाविया का विघटन किस प्रकार होता है? युगोस्लाविया का विघटन कब होता, किस प्रकार हुआ? युगोस्लाविया का विघटन यानी युगोस्लाविया में गहन जातीय संघर्ष हुआ। पहला कारण था जातीय संघर्ष, और सन 1991 में युगोस्लाविया कई प्रांतों में विभाजित हो गया और युगोस्लाविया में शामिल बोस्निया,
हर्जेगोविना, स्लोवाकिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी यूगोस्लाविया का गहन जातीय संघर्ष के कारण उनको 1991 में यूगोस्लाविया कई प्रांतों में विभाजित हो जाता है। यूगोस्लाविया में शामिल ये इतने देश हैं जो स्वयं को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान भारत व सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर होगा, शीत युद्ध के दौरान भारत व सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंध घनिष्ठ थे। पहला है, सोवियत संघ ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में आर्थिक तथा तकनीकी मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में आर्थिक और तकनीकी मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। दूसरा है, भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब उसने रुपये में भारत के साथ व्यापार किया। भारत और श्रीलंका की दो समान विशेषताएं निम्नलिखित है। ये दोस्तों नीचे वाला प्रश्न छप गया है, यहाँ तक इसका आंसर है। यानी भारत ने जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब उसने रुपये में भारत के साथ व्यापार किया था। ये शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं और आज भी घनिष्ठ ही है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत श्रीलंका के दो समान विशेषताएं कौन कौन सी है। भारत श्रीलंका की दो समान विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहली है दोस्तों, भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटेन के अधीन रहे हैं तथा कुछ माह के अंतराल में इन्हें स्वतंत्रता मिली है। भारत 1947 में आज़ाद होता है तथा श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र होता है। दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद से दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक शासन चला आ रहा है। दोनों ही देश स्वतंत्र हो गए उसके बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है दोनों देशों के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक संधि कब और क्यों की गई। एंटी बैलिस्टिक संधि कब और क्यों की गई। एंटी बैलिस्टिक संधि सन 1972 में एंटी बैलिस्टिक संधि की गई थी। दोस्तों, यहाँ छोटा प्रश्न बन सकता है, ये कब की एंटी बैलिस्टिक संधि कब की गई। तो 1972 में एंटी बैलिस्टिक संधि की गई। इस संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को बैलिस्टिक मिसाइलों की रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका और इस संधि ने दोनों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से भी रोका। ये उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस संधि का। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में किस खतरे को सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है। तो इसका आंसर होगा, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। किस खतरे को माना जाता है दोस्तों, सैन्य खतरे को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसका स्रोत कोई दूसरा देश होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो हर कोई स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बार बार इनको पढ़ते रहे, तभी कुछ आपको याद रह पाएगा। मेरे हिसाब से एग्जाम से पहले अगर इन सभी को आप मॉडल पेपर को 4 बार देख लोगे, कितनी बार दोस्तों, 4 बार देख लोगे तो आपको सब कुछ याद होना हो जाएगा। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओजोन जो परत है हमारी, उसमें छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है, ओजोन परत में छेद यानी धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। इसके कारण विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। ये दोस्तों इनसे खतरा होने वाला है कि धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की लगातार मात्रा में कमी हो रही है और इसे ओजोन परत में छेद होना कहते हैं और इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। इसके कारण विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव कौन थे। आचार्य नरेंद्र देव कौन थे दोस्तों। आचार्य नरेंद्र देव प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा प्रश्न बन रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी है उसके संस्थापक कौन है। तो है आचार्य नरेंद्र देव है। वह बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे तथा किसान आंदोलन के सक्रिय नेता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व
किया। स्वतंत्रता के बाद वह कौन सी पार्टी का नेतृत्व किया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। नेक्स्ट हम दोस्तों 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है, दल बदल से आप क्या समझते हो? दल बदल यानी दल बदल का अर्थ है एक दल से निकलकर दूसरे दल में सम्मिलित होना। जैसे किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होने के पश्चात उसे छोड़कर अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, या किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, या और मौलिक सिद्धांतों पर विधायक को अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध होना ही क्या है दोस्तों? दल बदल है। दोस्तों दल बदल का सीधा सा मतलब यह है कि एक दल को जिस दल से वह व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जीतने के बाद उस दल को छोड़ देता है, किसी फिर निर्दलीय हो जाता है। ये इसके बारे में सारी बातें लिखी हुई है, आप याद रखना। नेक्स्ट हम 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न है, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनकी वजह से सरकार ने उड़ीसा में इस्पात उद्योग स्थापित करने का राजनीतिक निर्णय लेना चाहा। तो इसका आंसर होगा, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ने पर उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा, क्योंकि उड़ीसा में लौह अयस्क का एक विशाल भंडार था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने इसका लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माताओं के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों फिर से पढ़िए इसको कि इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ने पर उड़ीसा एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा, क्योंकि उड़ीसा में लौह अयस्क का एक विशाल भंडार था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने इसको लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय जो स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 15वां है, 1940 और 1950 के दशक में नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा क्यों चल रही थी? 1940 और 1950 के दशक में अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण के लिए नियोजन दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला, क्योंकि यूरोप, जापान और जर्मनी में युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद नियोजन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था पुनः खड़ी कर ली थी, और सोवियत संघ ने भी नियोजन के द्वारा शानदार आर्थिक प्रगति की थी। दोस्तों इसका मतलब हुआ अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण के लिए नियोजन दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला, यानी नियोजन से किसी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उनको पुनः जीवन दान मिला, क्योंकि यूरोप, जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद नियोजन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था पुनः खड़े कर ली थी, और सोवियत संघ ने भी नियोजन के द्वारा शानदार आर्थिक प्रगति की थी। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, 1969 से 1971 के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा सामना किए जाने वाले 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। श्रीमती गांधी सरकार ने 1969 और 1971 के दौरान निम्नलिखित चुनौतियों का सामना किया। पहली समस्या थी दोस्तों पुणे सिंडिकेट के प्रस्ताव को मुक्त होकर अपना निजी मुकाम बनाने की चुनौती। पुणे सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होकर अपना निजी मुकाम बनाने की चुनौती थी। दूसरा है, कांग्रेस ने 1966 के चुनाव में जो जमीन खोई उसे वापस हासिल करना था। ये दोस्तों 2 मुख्य कारण चुनौतियां थी कांग्रेस के सामने। एशिया के देशों की राजनीति प्रणाली किस प्रकार की है? और अथवा के अंदर जो आपका प्रश्न है वह है, क्षेत्रीय सहयोग के साधन के रूप में सार्क की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों, दक्षिणी एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली दक्षिणी एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। नंबर 1 है, इस क्षेत्र के 2 देश भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। दोस्तों अगर आपको छोटे प्रश्न के रूप में ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत और श्रीलंका के अंदर कौन सी राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित में हैं, तो कौन सी है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो सफलतापूर्वक अभी भी कायम है आज़ादी के बाद में। भारत को आज़ादी कब मिलती है दोस्तों? सन 1947 के अंदर मिलती है। और श्रीलंका को आज़ादी कब मिलती है दोस्तों? 1948 के अंदर श्रीलंका को आज़ादी मिलती है। दूसरा है, इसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की शासन व्यवस्थाएं बदलती रही है। वर्तमान में दोनों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह की व्यवस्थाएं प्रचलित बदलती रहती है, और वर्तमान में दोनों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर आपको छोटे प्रश्न के अंदर पूछ ले पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर वर्तमान में कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर 2 व्यवस्थाएं जो बदलती रहती हैं, कौन कौन सी है? लोकतांत्रिक और सैनिक। तीसरा है, नेपाल 2008 लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेपाल है जो 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। चौथा है, भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। राजा के नेतृत्व में ये बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। 5वां है
कि मालदीव में 1968 तक राजतंत्र यानी सल्तनत शासन था और 1968 में ही ये एक गणतंत्र बना। बात करते हैं इसके अथवा के उत्तर की। अथवा का जो प्रश्न था वो दक्षिणी एशिया क्षेत्र में सहयोग के साधन के रूप में सार्क की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, इस क्षेत्र में सातों देश एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आए हैं और इससे उनमें दिखाई देने वाला तनाव कम हुआ है। दूसरा है, नक्शे सार्क के कारण इस क्षेत्र में देशों के छोटे मोटे मतभेद अपने आप आसानी से सुलझ रहे हैं और इन देशों में अपनापन विकसित हुआ है। तीसरा पॉइंट है, सार्क के माध्यम से इस क्षेत्र में विदेशी शक्तियों का प्रभाव कम हुआ है और ये देश अपने को अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगे हैं। चौथा है, सार्क ने एक संरक्षित अन्न भंडार की स्थापना की है जो इस क्षेत्र के देशों की आत्मनिर्भरता की भावना के प्रबल होने का सूचक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है, अंटार्कटिका महादेशीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या है, और इसके अंदर अथवा में है, पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से भारत के पावन वन प्रांतर पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर होगा दोस्तों, अंटार्कटिका महादेशीय क्षेत्र की विशेषता क्या है। अंटार्कटिका महादेश का इलाका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा है, विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा इस महादेश के अंदर आता है। तीसरा है, ये महादेश हिम और जल का भंडार है। चौथा है, इस महादेश का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर तक अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। पांचवा है, सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है। अब इसके अथवा के अंदर जो प्रश्न था उसका आंसर है कि पावन वन प्रांतर का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है दोस्तों, बहुत से पुराने समाज में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन का सुंदर उदाहरण है। पावन वन प्रांतरता में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता है और इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का निवास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर या देव स्थान कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर 100% मिलने वाला है। या तो ये भी आ सकता है दोस्तों, पावन वन प्रांतर का अर्थ बताइए और इसका फैलाव कहाँ तक है। तो इसका आपको पता चल चुका है। अब नेक्स्ट, पावन वन प्रांतर देशव्यापी फैलाव। भारत में पावन वन प्रांतर का देशव्यापी फैलाव पाया जाता है। देश भर में भाषाओं में इनके अलग अलग शब्द हैं। इन्हें राजस्थान में वानी, केकड़ी और ओरान, झारखंड में जहेरा, थान और सरना, मेघालय में लिंगदो, केरल में काव, उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में देव रहतीस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, और इसके अंदर अथवा में है कि 3 किसान आंदोलनों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को पुरुषों के समानता का दर्जा प्राप्त हुआ है। महिलाएं किसी भी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण को चुनने के लिए स्वतंत्र है। वह सार्वजनिक सेवाओं के हर क्षेत्र में अपनी प्रशिक्षण को चुनने के लिए स्वतंत्र है। वह सार्वजनिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। परंतु ग्रामीण समाज में अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि कानून तौर पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु आदिकाल से चली आ रही पुरुष प्रधान व्यवस्था में व्यवहारिक रूप से महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट, अथवा के अंदर जो हमारा प्रश्न है उसका आंसर है कि 3 किसान आंदोलनों के बारे में बताना है। किसान के 3 प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों तिभागा आंदोलन। कौन सा है दोस्तों? तिभागा आंदोलन। तिभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। तो आपका यहाँ एक छोटा प्रश्न बन रहा है कि तिभागा आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है। दोस्तों, भारत के किस राज्य से हैं? बंगाल से है। तिभागा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1946-47 में प्रारंभ हुआ। ये आंदोलन मुख्यतः जोतदारों के विरुद्ध मजोले किसान और बंटाईदारों का संयुक्त प्रयास था। इस आंदोलन का मुख्य कारण भीषण अकाल था। तो आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि तिभागा आंदोलन का मुख्य कारण है, तो कौन सा करोगे आप दोस्तों? कि भीषण अकाल। कौन सा करोगे? भीषण अकाल आपको इसका आंसर करना है।
दूसरा है आंदोलन हमारा तेलंगाना किसान आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद राज्य में 1946 में जागीरदारों द्वारा की जा रही जबरन और अत्यधिक वसूली के विरोध में चलाया गया क्रांतिकारी किसान आंदोलन था। यहाँ भी एक छोटा प्रश्न बन रहा है दोस्तों, तेलंगाना किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1946 में हुआ। कब हुआ? 1946 में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा प्रश्न, आधुनिक किसान आंदोलन कौन सा दोस्तों? आधुनिक किसान आंदोलन। आधुनिक किसान आंदोलन 1980 के दशक में महाराष्ट्र, गुजरात तथा प्रांत के किसानों ने कपास के दामों को कम किए जाने के विरोध में यह आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों आपको यह एक छोटा प्रश्न भी आ सकता है कि आधुनिक आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था दोस्तों कि कपास की फसल के जो दाम थे वो कम करने के कारण ये आंदोलन 1980 के अंदर हुआ था। और मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है 2021 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने 3 नवनिर्मित कृषि कानूनों को वापस लेने हेतु सफल आंदोलन किया। नेक्स्ट हम 20वें प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है भारत में गठबंधन की राजनीति के प्रभाव समझाइए और अथवा केंद्र है बसपा के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों गठबंधन की राजधानी के लोकतंत्र पर प्रभाव, यानी भारत में गठबंधन की राजनीति के भारतीय लोकतंत्र पर निम्न प्रभाव पड़े हैं। पहला है दोस्तों एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति। क्या है दोस्तों? एक दलीय प्रभुत्व की समाप्ति, यानी गठबंधन की राजधानी से भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस के दबदबे की समाप्ति हुई और बहुदलीय प्रणाली का युग शुरू हुआ। दूसरा है क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ता प्रभाव। क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार को साझेदार बने हैं और उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ है। तीसरा है कि विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। गठबंधन की राजधानी के दौर में राजनीतिक दल विचारधारा की जगह सत्ता के हिस्सेदार पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों ये गठबंधन की राजनीति के प्रभाव क्या है, इसको आप अच्छी तरीके से याद करके जाए, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है और करंट का प्रश्न है। नेक्स्ट महत्व के अंदर प्रश्न है जो उसकी बात करते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी। बसपा का पूरा नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी। 1978 में दलितों की राजनीतिक संगठन बाम सेब का उदय हुआ। बाम सेब का उदय दोस्तों कब होता है? 1978 के अंदर बाम सेब का उदय होता है। 1978 के अंदर बाम सेब का उदय होता है। इस संगठन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की है। इस पार्टी की अगुवाई कांसीराम ने की थी, यानी समाजवादी पार्टी की अगुवाई कौन थे दोस्तों? कांसीराम थे। और ये एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। ये पार्टी अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था, लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में ये पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था, और इस पार्टी का समर्थन सबसे ज़्यादा दलित मतदाता करते हैं। तो आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि बसपा का सर्वाधिक समर्थन किसने किया, तो दलित वर्ग ने किया। दलित मतदाताओं ने बसपा का सर्वाधिक समर्थन किया। नेक्स्ट हमारा 21वां प्रश्न है, यानी इसको सिद्धांतों को जो मेल करना है। यानी पहला है धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। दोस्तों ऐसा कौन सा देश था जो धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण हुआ? तो उदाहरण के अंदर हमने दिया भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा होता है वो धर्म के आधार पर होता है। दूसरा है भौगोलिक आधार पर किन्हीं देश के क्षेत्रों का सीमांकन। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक आधार पर 2 देशों का विभाजन सीमांकन होता है। तीसरा है विभिन्न भाषाओं के आधार पर सीमा का निर्धारण, यानी पाकिस्तान और पंजाब का जो निर्धारण सीमा निर्धारण होता है वो किससे होता है दोस्तों? ये विभिन्न भाषाओं के आधार पर होता है। चौथा है किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन झारखंड और छत्तीसगढ़ का होता है। किसका होता है? झारखंड और छत्तीसगढ़ का होता है। निम्न स्थानों को और उनके प्रांतों को मिले दोस्तों, ये तरफ स्थान दिए और वह प्रांत को कहाँ है उसके बारे में बताया गया है। तो आप पहला है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। दूसरा है बनारस। बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है अजमेर। अजमेर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। और जूनागढ़ है। जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। जूनागढ़ कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 22वें प्रश्न की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? 22वें प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों को क्रियान्वित में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और दूसरा है हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विविधता को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देशों अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने का क्या कारण है? इसके बारे में दोस्तों बताना है।
प्रमुख सुझाव है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव है। पहला है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरा है सभी निर्णय महासभा में बहुमत से होने चाहिए। सभी सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से एवं गुप्त मतदान के रूप में इनका प्रयोग होना चाहिए। ये बहुत अच्छा निर्णय है इसके अंदर कि सभी निर्णय महासभा में बहुमत से होने चाहिए, सभी सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से एवं गुप्त मतदान के रूप में इसका प्रयोग होना चाहिए। तीसरा है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को दिया गया वीटो का अधिकार समाप्त होना चाहिए, यानी सभी देशों को एक समान शक्ति मिलनी चाहिए। ये एक देखो यूएनओ एक विश्व स्तर से सबसे बड़ी संस्था है, तो सभी देशों को एक समान मतलब समानता होनी चाहिए। इनमें से 5 देशों को यानी वीटो का पावर मिला हो उनको समाप्त करना चाहिए। और चौथा है बदलते हुए विश्व वातावरण में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों स्थायी सदस्यता पाने के लिए ये इतने देश प्रयास कर रहे हैं, भारत कर रहा है, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। संयुक्त राष्ट्र संघ को ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपयुक्त उपायों को क्रियान्वयन में अनेक कठिनाइयां आ रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साधारण सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के आधार पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि किए जाने का सुझाव पर यह समस्या आ रही है कि इनमें किन सदस्यों को शामिल किया जाए। यानी दोस्तों 193 देश है, इनमें से सुरक्षा जो है स्थायी सदस्यों के अंदर किन को शामिल किया जाए। और दूसरा देखो जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव आदि में से किस आधार पर देशों को शामिल किया जाए। दोस्तों स्थायी सदस्यों के अंदर देशों को शामिल तो कर ले, लेकिन समस्या ये आ रही है कि 193 देश हैं, उनमें से किसको करें और किस आधार पर इनको सम्मिलित किया जाए, जनसंख्या पर या आर्थिक स्थिति पर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रभाव पर, इसके बारे में ये बताना है। दूसरा है स्थायी सदस्यों की वीटो पावर समाप्त कर दी जाएगी तो वह देश संयुक्त राष्ट्र संघ में उतनी रुचि नहीं लेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर स्थायी देशों की जो वीटो पावर है वो समाप्त कर दी जाएगी तो देश संयुक्त राष्ट्र संघ में उतनी रुचि नहीं लेंगे। ये भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। अथवा के अंदर जो हमारा प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अपरिहार्य संगठन है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपत्ता को रोकने में नाकामयाब रहा है, तथापि वर्तमान में ये एक अपरिहार्य संगठन है क्योंकि पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच विवाद पैदा करने वाली घटनाओं को शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में पहल करने वाला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा है प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदा, महामारी, आतंकवाद आदि से निपटने के लिए देशों को पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ के इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तीसरा है विश्वव्यापी ताप वृद्धि के दुष्प्रभावों को समाधान में सहयोग। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के दुष्प्रभावों का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस संबंध में सभी देशों के लिए एक आधार तैयार करने में सहायता करता है। चौथा है युद्धों की रोकथाम में सहयोग। आज विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ही अहम भूमिका निभा रहा है। यानी आज विश्व को युद्ध की विभीषिका से बचाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अहम भूमिका है। पांचवा है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य। झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से 193 राष्ट्रों को एक साथ किया जा सकता है। छठा है अन्य कारण क्या है दोस्तों, विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैया और नीतियों को अंकुश लगाया जा सकता है। दूसरा है विश्व के समूहों की बढ़ती पारस्परिक निर्भरता संयुक्त राष्ट्र संघ की अपरिहार्यता का सिद्ध करती है। यानी विश्व की जो बढ़ती समानता है वो पारस्परिक निर्भरता संयुक्त राष्ट्र संघ की अपरिहार्यता को सिद्ध करती है। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की आयरन लेडी। अथवा के अंदर है निम्नलिखित में से किन्हें 1967 के दौरान में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और किसे नहीं। अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। दोस्तों इसके बारे में हम अभी अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। पहला है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1904 में हुआ। 1923 में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पदभार संभाला। वह 1951 से 1956 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और 1957 से 1964 के बीच वह मंत्री पद पर रहे। जून 1964 से अक्टूबर 1966 तक
वह भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे तथा 1965 में भारत पाक युद्ध में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के अंदर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पूछा आपके द्वार्षिक के अंदर पूछा है और अभी भी आगे भी बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, उन्होंने देश में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया तथा भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश बनाया, लेकिन शास्त्री जी का देहांत 10 अक्टूबर 1966 को ताशकंद के उज्बेक शहर में हो गया। वह प्रधानमंत्री पद पर अधिक समय तक नहीं रहे, परंतु वह एक युद्धवीर साबित हुए। दूसरा है दोस्तों, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में संक्षिप्त में परिचय बता रहा हूँ। इंदिरा प्रियदर्शनी ने 1917 में जवाहरलाल नेहरू के परिवार में जन्म लिया। दोस्तों इंदिरा गांधी का जन्म कब होता है? दोस्तों 1917 के अंदर हुआ था। वह शास्त्री जी के देहांत के पश्चात पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती गांधी की भागीदारी रही। 1958 में वह कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन हुई और 1964 से 1966 तक शास्त्री जी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री पद पर भी रही। 1961, 1971 और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की। उन्होंने गरीबी हटाओ का लुभावना नारा दिया, यानी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। छोटा प्रश्न बन सकता है। 1971 के युद्ध में विजय का श्रेय और पृथ्वी पृष्ठ को समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण और पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इनकी हत्या कर दी गई। कब दोस्तों? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। अथवा केंद्र जो है इसको कांग्रेस की हार के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पास अनेक वरिष्ठ और करिश्माई नेता है, यानी कांग्रेस के पास करिश्माई नेता नहीं थे। इसके बारे में ऊपर सुझाव अथवा का प्रश्न है ना, यानी इसको कांग्रेस की हार का उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास अनेक वरिष्ठ और करिश्माई नेता थे। खैर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि कांग्रेस दो गुटों में बनती जा रही थी, युवा तुर्क और सिंडिकेट। कांग्रेस के दो भाग कौन कौन से हुए थे? गुट, एक था युवा तुर्क, दूसरा था सिंडिकेट। युवा तुर्क के अंदर चंद्रशेखर, चरणजीत यादव, मोहन धारिया, कृष्णकांत और आर के सिन्हा थे तथा सिंडिकेट में कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष और निजलिंगप्पा के बीच आपसी फूट के कारण कांग्रेस पार्टी का 1966 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1966 में पंजाब की अकाली दल, तमिलनाडु में डीएमके जैसे दल अनेक राज्यों की क्षेत्रीय, जातीय और सांप्रदायिक दलों के रूप में उभरे, जिससे कांग्रेस प्रभाव व विस्तार क्षेत्र में कमी आई तथा कई राज्यों में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। गए है कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद के कारण बहुत जल्दी ही आंतरिक फूट कालांतर में सभी के सामने आ गई और लोग ये मानने लगे कि 1966 में चुनाव में के कांग्रेस की हार के कई कारणों से ये कारण भी एक महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने छठा मॉडल पेपर पूरा हल कर लिया है। कौन सा? दो छठा पूरा कर लिया है और आगे बच्चे हैं 7, 8, 9, 3 बाकी है, तो तीनों ही पूरे हल करवाऊंगा। आप सभी से मेरा यही सवाल है कि जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर करिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज के सेशन को विराम देंगे दोस्तों। अगर पिता की फिक्र को फक्कर में बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।